डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन प्रोटीन का कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का कैसे होता है, फैट का कैसे होता है, और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए का हम लोग देख लिए थे, आरएनए का बचा हुआ था। तो आज हम लोग आरएनए का डाइजेशन पढ़ लेते हैं कि आरएनए का डाइजेशन कैसे होता है। देखिए आरएनए, इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है आरएनएज है। आरएनएज, अब ये एंजाइम इसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसको न्यूक्लियोटाइडेज, तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है ये भी तो बात एक है। तो राइबोज न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है, राइबोज न्यूक्लियोटाइड, और ये राइबोज न्यूक्लियोटाइडेज है। अब इसको तोड़ दिया तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड को तोड़ा न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम तोड़ दिया और क्या बना दिया, ये ध्यान देना है कि किसमें कन्वर्ट कर दिया। तो न्यूक्लियोसाइड जो है इसको तोड़ दिया न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम और बना दिया इसको राइबोज शुगर और प्लस नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तो इस प्रकार जो है यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड बना था तो इसमें से फॉस्फेट निकला था, प्लस फॉस्फेट, ये फॉस्फेट निकला और यहां जो है राइबोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस दोनों मिल करके बना था न्यूक्लियोसाइड, तो ये भी टूट गया। और फाइनली जो है आरएनए के डाइजेशन के बाद क्या क्या बनता है, तो ये फॉस्फेट, राइबोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये 3 कंपोनेंट जो है टूटकर अलग हो जाता है और इसी को कहते हैं डाइजेशन, आरएनए का डाइजेशन। तो हम लोग कुल डाइजेशन जो है पढ़ लिए, आरएनए का डाइजेशन, डीएनए का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। अब जो है हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए एब्जॉर्प्शन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में जीभ के नीचे जो है लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा में ब्लड कैपिलरीज वगैरह रहता है, वहाँ पर कुछ सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद स्टोमक में आते हैं, तो स्टोमक में एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का होता है, सिंपल शुगर का होता है और अल्कोहल का होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक जो है पहले हम लोग देख लेते हैं। इसके मेजर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जितना फूड कंपोनेंट है उसका मेजर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मेजर जो है ना कंपोनेंट जो है ना उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन का शुरुआत कहाँ हो जाता है, तो माउथ से। माउथ में एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो जीभ के नीचे जो है म्यूकोसल लाइनिंग जो है उसमें ब्लड कैपिलरी है, उसके द्वारा कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टोमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो सिंपल शुगर का, अल्कोहल का और कुछ वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है। फूड कंपोनेंट जो है मेजर पार्ट जो है उसका वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखिए ग्लूकोज जो है इसका एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन से होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है अलोंग विथ सोडियम। सोडियम पंप के साथ जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, नहीं प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी एक्टिव इसको कहेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज दोनों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि फ्रुक्टोज जो है उसका फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ये तीनों का देख लिए। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और उसमें सोडियम पंप जो है सहायक है, और फ्रुक्टोज जो है इसका एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इसके बाद एमिनो एसिड का देखें, एमिनो एसिड का भी एब्जॉर्प्शन जो है एक्टिव होता है बाय सोडियम पंप। सोडियम इस अच्छा एक और चीज़ देखिए, फ्रुक्टोज यानी ग्लूकोज जो है ना उसको एब्जॉर्प्शन ग्लूट4 बहुत इंपॉर्टेंट भाग लेता है। ग्लूट4
ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए अमीनो एसिड का, हमने बता दिया अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। अब रह गया एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो देखिए फैट जो है सबसे पहले क्या बनाएगा, तो मिजल्स बनाएगा। देखिए मिजल्स, तो मिजल्स किससे बनता है, तो बाइल साल्ट और फॉस्फोलिपिड, बाइल साल्ट और फॉस्फोलिपिड जो है दोनों मिलकर के मिजल्स बनाता है, वाटर सोल्यूबल ड्रॉपलेट बनाता है। और ये ड्रॉपलेट जो है ना, ये जो म्यूकोसल सेल के अंदर जाएगा, म्यूकोसल सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है उसका दो फेस होता है, सिस और ट्रांस, एक मैच्योरिंग फेस और एक फॉर्मिंग फेस। तो अब क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है, दो फेस होता है, तो एक फेस से इंटर करेगा और दूसरा फेस से जो है वो एक ड्रॉपलेट के रूप में उस काइलोमाइक्रोन के ऊपर जो है एक प्रोटीन का कोट बन जाएगा, और इस प्रोटीन के कोट बन जाने के बाद इसको काइलोमाइक्रोन करेंगे, और ये काइलोमाइक्रोन जो है वो लैक्टियल यानी लिम्फ वेसल्स में चला जाएगा, वहाँ से इसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि फैट का एब्जॉर्प्शन, देखिए ये बाइल और फॉस्फेट ये दोनों मिलकर के मेजल्स बनाया, और ये मेजल्स जो है म्यूकोसल सेल के अंदर गोल्जी बॉडी जो है उसके अंदर गया, और गोल्जी बॉडी जो है उसका जो फॉर्मिंग फेस है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसका प्रिपरेशन हुआ और एक कोट बना करके और उसको मैच्योरिंग फेस से रिलीज कर दिया गया, और ये जो प्रोटीन का कोट इसके ऊपर मिजल्स के ऊपर बन गया, तो अब इसको हम काइलोमाइक्रोन कहेंगे, और यही काइलोमाइक्रोन जो है लैक्टियल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लैक्टियल मतलब लिम्फ वेसल्स में। तो फैट का एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होता है ये देख लिए। इसके बाद जो है कुछ विटामिन्स है, तो विटामिन्स दो तरह के होते हैं, मैंने ऑलरेडी बतला रखे हैं। वाटर सोल्यूबल वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फैट सोल्यूबल जो है फैट के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखा कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब इसको इसका पिक ले लीजिए, इसके बाद जो है ना हम लोग कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं डाइजेशन से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। दैट्स ऑल। हम लोग न्यूट्रिशनल और डाइजेशन से संबंधित जो डिसऑर्डर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकता है। तो पहला है हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो जानते ही हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है आर्टरी के ल्यूमेन जो है उसको छोटा कर देता है, और इससे कई तरह के प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कैड वगैरह जो है आप पढ़िएगा। कैड मतलब कार्टरी, ये कैड CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब जो कोरोनरी आर्टरीज जो है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है, तो इससे जो है ब्लड सप्लाई जो है अफेक्टेड होता है। तो ये चीज़ है। इसके फ्लोरोसिस क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दांत और बोन जो है ये डैमेज होने लगता है, दांत जो है ना काला काला होने लगता है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरोसिस। इसके बाद जो है PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसमें दो तरह की बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, क्वाशियोरकर और मरासमस। तो क्वाशियोरकर बेसिकली प्रोटीन और एनर्जी के कारण होता है, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कमी से होता है। क्वाशियोरकर का पहचान क्या है कि बेली जो है वो प्रोट्यूबरेंस बढ़ जाता है, ओबिडेमा इसमें। और मरासमस में क्या होता है कि पेशेंट जो है ना वो बहुत ही लीन एंड थिन होगा, पतला दुबला होगा, तो ये ध्यान देना है। इसके बाद ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा, ये जो है ना बहुत ज़्यादा खाना खाने, फैटी फूड इनटेक करने वाले को होता है ओबेसिटी। और इसमें क्या होता है ना कि कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये सब होता है। इसके बाद चलते हैं, देखिए ये जो शब्द है इधर जो पढ़े थे वो न्यूट्रिशनल था, और इधर जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है। तो इसमें सबसे पहले इनडाइजेशन या डिस्पेप्सिया जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। इनडाइजेशन का मतलब होता है कि फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसका कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खा लिए, पानी नहीं पिए, तो ये इनडाइजेशन का कारण हो सकता है। इसमें क्या होता है कि स्टोमक जो अपसेट हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है ना, और एवरीथिंग गोइंग टू बी कम आउट फ्रॉम द स्टोमक फ्रॉम माउथ, है ना। एंटीपेरिस्टाल्सिस, स्ट्रॉन्ग एंटीपेरिस्टाल्सिस होगा। अब चलिए इसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। ये क्या है कि अगर हम लोग ज़्यादा तला हुआ चीज़ खाते हैं, फैट खाते हैं, रफेज का अमाउंट कम रहता है, तो बॉवेल का जो है ना मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, और जो है फूड जो है एक जगह रुक जाता है। इससे क्या होता है
कि बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, यानी घंटों बाथरूम में बैठे रहते हैं लेकिन क्लियरली जो है स्टूल जो है नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत इसको हिंदी में कहते हैं कब्जियत। इसके बाद वोमिटिंग। वोमिटिंग तो भाई फूड पॉइजनस के कारण हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो है बैक्टीरिया फंजाई से संदूषित भोजन जो है, इन्फेक्टेड फूड जो है उसको खाने से वोमिटिंग का शिकायत होता है, या वोमिटिंग जो है समटाइम एक्सेसिव फूड इंटेक के कारण भी हो सकता है। अब आइए जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है लिवर से संबंधित बीमारी है और ये जो है दूषित पानी और दूषित खाना के कारण होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर के कारण होता है। और इसमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। देखिए नॉर्मली बिलिरुबिन का जो लेवल होता है 1.2 mg/dl होना चाहिए, 1.2 mg/dl। लेकिन अगर ये बढ़ करके समझिए कि 2.5 में 2.5 से एबव जाएगा, 2.5 mg/dl से ज़्यादा जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई ये जॉन्डिस है, एक टेरस है। जॉन्डिस का ही दूसरा नाम है एक टेरस, तो इसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद जो है डायरिया, इसमें वोमिटिंग लूज मोशन जो है ना दोनों साथ साथ होता है। डायरिया में क्या होता है ना कि फ्रीक्वेंट यानी जल्दी जल्दी जो है वाटरी स्टूल डिस्चार्ज होता है, वाटरी स्टूल डिस्चार्ज होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक बात नोट कर दें योग्य है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फीसेस है यानी जो लैट्रिन है वो ब्राउन कलर का क्यों होता है, तो स्टारकोबिलिन के कारण। और देखिए एस्टेरोबिलिन और यूरोबिलिन, देखिए दो के कारण, यूरोबिलिन और एस्टेरोबिलिन ये दोनों जो है कंपोनेंट के कारण फीसेस जो है वो लैट्रिन जो है वो ब्राउन कलर का होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिसऑर्डर क्या है, और ये हमारा टॉपिक का सबसे एंड पॉइंट था। दैट्स ऑल। एक आपसे हम बात बता दें, ध्यान दीजिएगा कि टीथ जब बताए थे तो एक पॉइंट आपको नहीं बताए थे, वो अब बता देते हैं। तो टीथ जो है उसमें 3 लेयर हमने ऑलरेडी बताया था, आउटर इनेमल, मिडिल जो है डेंटाइन और अंदर पल्प होता है, पल्प कैविटी में। तो पल्प का जो लाइनिंग होता है वो जो है एक सेल से होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका था। और ये जो सेल का जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट। और ये डेंटाइन जो है ना उसका सिक्रीशन करता है, उसका सिक्रीशन जो है ना डिपोजिट होकर डेंटाइन बनता है। और एक और सेल होता है एमाइलोब्लास्ट सेल, और एमाइलोब्लास्ट सेल जो है वो सिक्रीट जो करता है वो उसका सिक्रीशन से नहीं, उसका जो सिक्रीशन डिपॉजिट होगा तो उसका जो डिपोजिशन है उसको हम कहते हैं इनेमल। तो इनेमल किसका सिक्रीशन है भाई, तो एमाइलोब्लास्ट सेल का, और डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट सेल का। तो टीथ में 2 तरह का सेल हो गया, ओडोंटोब्लास्ट सेल और एमाइलोब्लास्ट सेल। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। आप पिक ले लीजिए इसका। अब हम लोग देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जीआईटी। जीआईटी जो है उसको हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कौन कौन से हार्मोन कहाँ कहाँ से निकलते हैं और उसका क्या फंक्शन है। तो चलिए सबसे पहले गैस्ट्रीन है। गैस्ट्रीन जो है कहाँ से निकलता है, तो जी सेल एंड गैस्ट्रिक सेल से निकलता है। और ये क्या करता है, तो स्टोमक जो है उसके सिक्रीशन को प्रमोट करता है और उसके मोबिलिटी को भी एक्सेलरेट करता है। तो देखिए क्या लिखा, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सेक्रेशन, स्टोमक जो है उसके सेक्रेशन को बढ़ाता है। और सेकेंड नंबर ये उसके जो चर्निंग मूवमेंट है स्टोमक का उसको भी बढ़ाता है ये। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो है इंट्रोगैस्ट्रोन, यानी जीआईपी भी कहते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहते हैं इसको, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहते हैं, इंट्रोगैस्ट्रॉन कहते हैं। और ये ड्यूडेनल एपिथेलियल से निकलता है, ड्यूडेनम से निकलता है। और इसका क्या काम है कि स्टोमक का सिक्रेशन को बंद करता है और स्टोमक का जो चर्निंग मूवमेंट है उसके मोबिलिटी को भी बंद करता है। ये जीआईपी यानी गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, या फिर इसको कहते हैं इंट्रोगैस्ट्रॉन, इंट्रोगैस्ट्रॉन। इसके बाद है सेक्रेटिन। देखिए सेक्रेटिन भी निकलता है ड्यूडेनल एपिथेलियल से, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है उससे निकलता है। और ये स्टिमुलेट करता है पर सिक्रीशन, किसका सिक्रीशन, तो डाइजेस्टिव जूस जो है उसका सिक्रीशन को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और पैनक्रेटिक जूस का भी सिक्रीशन को बढ़ाता है सेक्रेटिन। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है
कोलिसिस्टोकाइनिन या फिर पैंक्रियोजाइम पीजेड। तो ये सीसी के यानी कोल मतलब क्या होता है, गोल ब्लैडर जो है, सिस्टम में उसका सिक्रीशन कराता है। तो इपिथेलियल स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, इंटेस्टाइन के इपिथेलियल से निकलता है ये, और ये क्या करता है कि गोल ब्लैडर और पैंक्रियास दोनों के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, गोल ब्लैडर और पैंक्रियास। इसके बाद है डियोक्रिनिन। तो देखिए डियोक्रिनिन जो है डियोडेनम से निकलता है, डियोडेनम का एपिथेलियल से निकलता है, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड को, देखिए इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन या लिबर्कन ग्लैंड। तो ब्रूनर ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करता है फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड एंजाइम ऑल्सो। इसके बाद जो है इंट्रोक्राइनिन है, इसको इंट्रोकाइनिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, इंट्रोक्राइनिन, देखिए इंट्रोक्राइनिन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, और ये जो है क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन को स्टिमुलेट करता है, क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन को स्टिमुलेट करता है फॉर सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके बाद हम देखते हैं VIP वैसो इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो देखिए ये VIP है यानी वैसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड है, वैसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड है। ये क्या करता है कि पेरिफेरल ब्लड वेसल को डायलेट एंड चौड़ा कर देता है ताकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाए। देखिए VIP वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वैसो एक्टिव है ना, इंटेस्टाइनल, देखिए V से वैसो एक्टिव, और देखिए I से इंटेस्टाइनल, अब P से हो गया पेप्टाइडेज। ये क्या करता है कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, चौड़ा करता है ताकि ब्लड का फ्लो जो है इंटेस्टाइन की ओर ज़्यादा हो, गट की ओर ज़्यादा हो। इसके बाद जो है विलिकिनिन, ये जो है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर होता है, जिसको माइक्रोविल्ली या विल्ली कहते हैं। तो ये विल्ली के मूवमेंट को प्रमोट करता है ताकि मैक्सिमम जो है फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये जो है पूरा हार्मोनल कंट्रोल है GIP पर, GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनका क्या रोल है GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ये हम लोगों ने देखा। और इसका जो है पिक ले लीजिए।